स्टेडियम में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी की कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार आतिशी ने शनिवार को दिल्ली वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत की स्वतंत्रता के लिए उन लोगों को याद करने का समय है, भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करती हुई सीएम आतिशी ने कहा कि 76वें गणतंत्र दिवस पर सभी दिल्ली वासियों और देश के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन को मनाते हुए उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का समय है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह भी बाबा साहेब आम्बेडकर को सम्मानित करने का समय है जिन्होंने हमें स्वतंत्रता के बाद संविधान दिया। आतिशी की पूरी बात सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को आज 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब हम देश का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, समय है याद करने का उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन लाखों लोगों ने जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। आज समय है याद करने का बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने भारत की आजादी के बाद भारत को संविधान दिया। आज समय है याद करने का उन लाखों सैकड़ों लोगों को जिन्होंने भारत के सपने को देखा, एक आजाद भारत के सपने को देखा और उस सपने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तब भारत बहुत अलग होता था। भारत के लोगों के पास अधिकार नहीं थे, भारत के लोगों के पास अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार नहीं थे, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था और सबसे बड़ी बात, जो भारत के संसाधन थे उन भारत के संसाधनों पे अधिकार नहीं था। हजारों सालों से कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है। हजारों सालों से कहा जाता था कि जो संसाधन भारत के पास है, चाहे भारत की मिट्टी हो, चाहे भारत का पानी हो, चाहे भारत के जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, भारत जैसा देश, ऐसी सोने की चिड़िया कहीं दुनिया में नहीं थी। लेकिन जब अंग्रेजों का राज था तो भारत के इन संसाधनों को भारत के लोगों के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता था। अंग्रेज भारत से ये संसाधन देश के बाहर लेके जाते थे। देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी, देश के लोगों को अच्छा इलाज नहीं मिलता था, देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि भारतवासियों की सरकार भारत के लोग नहीं चुनते थे और भारत के लोगों के अधिकार के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी। आप सोचिए उस दौर के बारे में, जब अपने घरों से 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के युवा घरों से बाहर निकले आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए। कितना मुश्किल दौर होगा। सामने अंग्रेजों का साम्राज्य था, एक ऐसा साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता था कि इस साम्राज्य का पर सूरज भी नहीं डूबता है, यानी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक अंग्रेजों का साम्राज्य था। लेकिन फिर भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का जज्बा था, उनका जुनून था, भारतवासियों के लिए सपना था, जिसकी वजह से उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। आज भी इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम भगत सिंह के बारे में सोचते हैं,
भगत सिंह 23 साल के थे जब उन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी और फांसी पे चढ़ गए। भगत सिंह ने तब ये नहीं सोचा, जैसे बहुत सारे युवा सोच सकते थे, कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। उन्होंने सिर्फ भारत देश के बारे में सोचा। हजारों सैकड़ों ऐसे युवा थे जो सोच सकते थे कि मेरे भविष्य का क्या होगा, मैं अच्छी पढ़ाई कर लूं, मैं अच्छी नौकरी कर लूं, लेकिन उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने सिक्योर भविष्य के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ देश के बारे में सोचा। जब महात्मा गांधी पहली बार अनशन पे बैठे अहिंसा के मुद्दे पर, तब महात्मा गांधी ने यह नहीं सोचा कि मेरे शरीर का क्या होगा, उन्होंने देश के बारे में सोचा। जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने गए, अपनी आवाज उठाने गए, उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने देश के बारे में सोचा। जब चंद्रशेखर आजाद 25 साल की उम्र पर अंग्रेजों से लड़ते हुए गोली खाकर अपनी जान दे गए, उन्होंने तब अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ देश के बारे में सोचा और आने वाली पीढ़ियों की आजादी के बारे में सोचा। और ये तो वो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके नाम यहाँ पर हम जानते हैं। ये वो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में किताबों में लिखा जाता है, लेकिन हजारों लाखों ऐसे युवा, हजारों लाखों महिलाएं, हजारों लाखों पुरुष, हजारों लाखों बुजुर्ग अपने घरों से बाहर निकले। उन्होंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी कि आने वाले समय में भारत के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कुर्बानी दी कि भारत के हर नागरिक को सच बोलने का, अपनी आवाज उठाने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कुर्बानी दी कि भारत के हर नागरिक को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कुर्बानी दी कि भारत के हर संसाधन का इस्तेमाल भारत के बच्चों के लिए होना चाहिए, भारत के युवाओं के लिए होना चाहिए, भारत की महिलाओं के लिए होना चाहिए, भारत के बुजुर्गों के लिए होना चाहिए, आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। उन लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। भारत को आजादी मिली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में भारत का संविधान लिखा। एक सपने के साथ संविधान लिखा कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहां पे हर व्यक्ति के पास बराबरी का अधिकार होगा। हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहां पे कोई भेदभाव नहीं होगा। हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहां पे हर व्यक्ति को लोकतंत्र में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहां पे कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। ये सपना बाबा साहब अंबेडकर ने देखा। ये सपना हमारे देश के संविधान लिखने वाले उन महानुभावों ने देखा जब भारत को एक जनतंत्र बनाया, भारत को गणतंत्र बनाया और भारत का संविधान देश को समर्पित किया। मुझे आज खुशी है, मुझे इस बात पे गर्व है कि आज दिल्ली सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को इस सपने को पूरा करने के लिए, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। यह मेहनत हमारी जिम्मेदारी है। बाबा साहब के सपने को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोग तो कुर्बानियां देके चले गए, हजारों सैकड़ों लोग कुर्बानियां देके चले गए जिनका आज हमें नाम भी नहीं पता।
और उन कुर्बानियों का ऋण हम सबको चुकाना है, उनके सपने को पूरा करके, आजादी के सपने को पूरा करके, संविधान के सपने को पूरा करके। क्या सपना है हमारे संविधान का? क्या सपना है बाबा साहब अंबेडकर का? हमारे संविधान ने सपना देखा कि देश का हर बच्चा बराबर होगा। हमारे संविधान ने सपना देखा कि कोई बच्चा अमीर से अमीर घर से आता हो या गरीब से गरीब घर से आता हो, उस बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। पिछले 10 साल से दिल्ली सरकार इसी सपने को साकार करने में लगी है। एक समय ऐसा था जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हाल ठीक नहीं था। जब एक आम परिवार का बच्चा, एक गरीब परिवार का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था तो उसे बराबरी की शिक्षा का अवसर नहीं मिलता था। हमारे स्कूल टूटे फूटे टिन शेड में चलते थे, बच्चे टाट पट्टी पर बैठते थे, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होती थी, पीने का पानी नहीं होता था, क्लासरूम में डेस्क नहीं होता था। और जब एक बच्चे को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती, जब एक गरीब परिवार से, एक आम परिवार से आने वाले बच्चे को अच्छी पढ़ाई का अवसर नहीं मिलता, उसका क्या नतीजा होता था? उसका नतीजा होता था कि एक गरीब परिवार का बच्चा गरीब रह जाता था और अमीर परिवार का बच्चा अमीर बन जाता था। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना नहीं था, यह बाबा साहब अंबेडकर का सपना नहीं था। और उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को पूरा करने के लिए हमने दिल्ली सरकार के स्कूलों में बड़े बड़े बदलाव लाने शुरू किए। सरकारी स्कूलों को शानदार नई बिल्डिंग दी, बच्चों को अच्छे डेस्क दिए, कंप्यूटर लैब दी, टीचरों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा। और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि दिल्ली सरकार देश की इकलौती ऐसी सरकार है जो अपने बजट का 1/4 हिस्सा, 25% बजट का हिस्सा हमारे बच्चों के भविष्य पे लगाती है, उनकी शिक्षा पे लगाती है, हमारे देश को अच्छा भविष्य देने पे लगाती है। और आज मुझे इस बात का गर्व है कि आज दिल्ली में बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा हो रहा है। आज गरीब परिवार से आने वाले बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है। आज सरकारी स्कूलों के बच्चे शानदार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आज गरीब परिवार के बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। आज गरीब परिवार के बच्चे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। मैं एक लड़की से मिली कुछ दिन पहले, शिम्पी नाम था उसका। एक छोटे से परिवार से वो बिटिया आती थी। उसके पिताजी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन अच्छी पढ़ाई मिलने की वजह से, अच्छी शिक्षा मिलने की वजह से, अच्छे अवसर मिलने की वजह से आज वो दिल्ली की बेटी IIT गुवाहाटी में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही है। एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करने वाले बाप की बेटी आने वाले कुछ सालों में उस फैक्ट्री की मैनेजर बनेगी, उस कंपनी की CEO बनेगी, अपने परिवार का नाम भी रोशन करेगी, देश का नाम भी रोशन करेगी। यह है बाबा साहब का सपना। जब हमारे स्कूलों से निकलने वाले बच्चे अच्छी नौकरियां करेंगे तो सरकारों को गरीबी दूर करने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ेगा। एक बच्चा जो पढ़ लिख जाए वो एक पीढ़ी में अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। और आज दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चे अच्छी शिक्षा पाकर अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली शहर को आगे बढ़ाएंगे, इस देश को आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहब का एक और भी सपना था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का एक और भी सपना था कि देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको पैसे की कमी की वजह से जिसका इलाज ना हो पाए। लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को पूरा करना, अभी हमारा देश उसमें लगा हुआ है, अभी वहां पे पहुंचा नहीं है।
हम सब देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि जब किसी परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, उसका इलाज करवाने के लिए एक आम परिवार को अपने गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, अपने घर गिरवी रखने पड़ते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, सिर्फ अपने परिवार के सदस्य का इलाज करवाने के लिए। कुछ साल पहले मैं एक अस्पताल के आईसीयू के बाहर बैठी थी। मेरे परिवार में किसी का अंदर इलाज चल रहा था। उस आईसीयू के बाहर एक गरीब परिवार भी बैठा था। एक बिटिया के पिताजी, एक पत्नी के पति उस आईसीयू के अंदर इलाज करवा रहे थे। डॉक्टर ने कहा इलाज बहुत मुश्किल है, इलाज में बहुत खर्चा आएगा और हो सकता है कि उस महंगे इलाज के बाद भी आपका पति बच नहीं पाए, आपके पिता बच नहीं पाए। वहां पे बैठी उस पत्नी ने कहा कि मैं अपना घर बेच दूंगी, मैं अपनी जमीन बेच दूंगी, लेकिन अपने पति की जान बचाऊंगी। आप सोचिए, क्या किसी एक महिला को हमारे आजाद देश में क्या ऐसी चीज को चुनना पड़ेगा कि क्या वो अपने पति का इलाज करवाए या वो अपना घर बचाए, अपनी जमीन बचाए? ऐसी चॉइस इस आजाद देश में किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के इस सपने को भी पूरा करें। और मुझे गर्व है कि पिछले 10 साल में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जो इलाज होता है वो बाबा साहब के सपने को पूरा करता है। आज दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सारा इलाज फ्री होता है, चाहे इलाज 5,000 रुपए का हो या 5 लाख रुपए का हो। दिल्ली में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को 1 रुपया भी नहीं खर्च करना पड़ता। सारे इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है, बाबा साहब के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी उठाती है। आज गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनी है फ्री इलाज देने के लिए, उन बच्चों को इलाज देने के लिए जो हो सकता है पैसे की कमी की वजह से डॉक्टर के पास ना जाते हो, उन महिलाओं को इलाज देने के लिए जो पैसे की कमी की वजह से सोचती हो कि अगर 1000 रुपया एक छोटी सी बीमारी पे खर्च हो गया तो महीने का बजट बिगड़ जाएगा। लेकिन आज उस महिला को सोचना नहीं पड़ता, आज उस बुजुर्ग को सोचना नहीं पड़ता, आज उस बच्चे को सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए उनकी कॉलोनी में, उनकी गलियों में, उनके मोहल्लों में मोहल्ला क्लिनिक बनाकर शानदार वर्ल्ड क्लास इलाज दिया है जो बिना किसी खर्चे के हर दिल्ली वासी को मिलता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा अगर देश को आगे बढ़ना है, दिल्ली को आगे बढ़ना है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना है, तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने की जरूरत है। दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य बना है जहां पर 24 घंटे बिजली आती है। दिल्ली इस देश का इकलौता ऐसा राज्य बना है जहां का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इस बार की तपती हुई गर्मी में भी फेल नहीं हुआ। इस साल जब देश भर में गर्मी पड़ी, 50 डिग्री से ज्यादा तापमान पहुंच गया। देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पे 6-6 घंटे के पावर कट ना लग रहे हो, बिजली ना जा रही हो। लेकिन यह हमारे लिए गर्व की बात है कि दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसने अपने हर नागरिक को 24 घंटे बिजली दी है, बिना किसी पावर कट के बिजली दी है। जब हर घर में बिजली आती है तो बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। जब हर घर में बिजली आती है तो बच्चे अपने एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग की तैयारी कर सकते हैं। जब हर घर में बिजली आती है तो उस परिवार का हर सदस्य आगे बढ़ सकता है। और ये सपना दिल्ली सरकार ने पूरा किया। ना सिर्फ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली में पिछले 10 साल में
चाहे सड़कें हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे दिल्ली मेट्रो हो, चाहे दिल्ली की बसेस हो, एक तेज गति में दिल्ली का विकास हुआ है। पिछले 10 साल में दिल्ली में 38 फ्लाईओवर बने, चाहे पंजाबी बाग में, चाहे आनंद विहार में, चाहे आश्रम पर, चाहे सिग्नेचर ब्रिज हो, चाहे वजीराबाद में फ्लाईओवर हो। इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था की गति बढ़ी। दिल्ली में मेट्रो का विकास हुआ। 450 किलोमीटर की मेट्रो की लाइन ने दिल्ली के हर कोने को जोड़ दिया। आज दिल्ली के किसी कोने में रहने वाला व्यक्ति दिल्ली के दूसरे कोने तक काम करने जा सकता है, पढ़ाई करने जा सकता है। ना सिर्फ इतना, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा माना जाता है, दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इकोनॉमी तब आगे बढ़ती है जब देश की लड़कियां आगे बढ़ती हैं, देश की महिलाएं आगे बढ़ती हैं। हमने अपनी दिल्ली की लड़कियों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की अच्छी सुविधा दी, लेकिन हम देखते थे कि दिल्ली में सिर्फ 11% महिलाएं अपने घर से बाहर निकलती थी काम करने के लिए, और महिलाओं की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में भागीदारी बनाने के लिए पिछले 5 साल से दिल्ली में महिलाओं के लिए बस यात्रा को फ्री कर दिया गया। आज हमारी बिटिया कॉलेज जाने के लिए उसको ये नहीं सोचना पड़ता कि बस का खर्चा कहां से आएगा। आज एक महिला जब नौकरी करने जाती है उसे ये नहीं सोचना पड़ता कि आने जाने का किराया इतना ज्यादा है कि मेरे पास कोई पैसे कैसे बचेंगे। और मुझे फख्र है इस बात पे कि आज रोज 11 लाख महिलाएं दिल्ली की बसों में सफर करती हैं, पढ़ाई के लिए स्कूल जाती हैं, लड़कियां कॉलेज जाती हैं, महिलाएं अपना बिजनेस चलाती हैं, महिलाएं नौकरियां करने जाती हैं। 11 लाख महिलाएं रोज दिल्ली की बसों में फ्री सफर करती हैं। पिछले 5 साल में 150 करोड़ बार से भी ज्यादा दिल्ली की महिलाओं ने फ्री बस टिकट के माध्यम से दिल्ली में सफर किया। ये दिल्ली में जो इतने काम हुए, चाहे शिक्षा पे, चाहे स्वास्थ्य पे, चाहे फ्लाईओवर बनाने के लिए, चाहे 24 घंटे बिजली देना, चाहे महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना, उसका नतीजा दिल्ली के विकास में दिख रहा है। उसका नतीजा दिल्ली की इकोनॉमी में दिख रहा है। इसका नतीजा दिल्ली की अर्थव्यवस्था में दिख रहा है। दिल्ली का जो जीडीपी है, जो स्टेट जीडीपी है, वो 10 साल में 5 लाख करोड़ से दुगना होके आज 11 लाख करोड़ पर पहुंच गया। मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में कोई और ऐसा राज्य होगा जिसकी इकोनॉमी इतने कम समय में इतना आगे बढ़ी है। दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे प्रति व्यक्ति आय 4 लाख से भी ज्यादा है, और ये प्रति व्यक्ति आय पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय से 2.5 गुना ज्यादा है। ये विकास जो दिल्ली का है, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का सपना है। और ये विकास की कहानी किसने लिखी है? ये विकास की कहानी दिल्ली वालों ने लिखी है। दिल्ली के हर बच्चे ने लिखी है, दिल्ली के हर युवा ने लिखी है, दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों ने लिखी है, दिल्ली की महिलाओं ने लिखी है, दिल्ली के बुजुर्गों ने लिखी है, दिल्ली के डॉक्टरों ने लिखी है, दिल्ली के टीचरों ने लिखी है, दिल्ली के इंजीनियरों ने लिखी है। वो दिल्ली की विकास की कहानी क्यों लिख पाए? क्योंकि हमारे देश में गणतंत्र है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, क्योंकि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर हमें वोट का अधिकार देके गए, अपनी सरकार चुनने का अधिकार देके गए, और तभी दिल्ली वासी साथ आकर दिल्ली के विकास के इस सपने को पूरा कर पाए।
लेकिन दिल्ली के विकास की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम सब दिल्ली वासियों को प्रण लेना है कि हम दिल्ली शहर को और आगे लेके जाएंगे। हम दिल्ली वासियों को प्रण लेना है कि हम दिल्ली की हर महिला को सशक्त करेंगे। हमें यह प्रण लेना है कि दिल्ली की हर महिला को किसी पुरुष के सामने पैसे मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़े। हमें यह प्रण लेना है कि दिल्ली में पढ़ने वाले हर युवा को रोजगार मिलना है। हमें यह प्रण लेना है कि दिल्ली के हर बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिलना है। और आज गणतंत्र दिवस पर जब देश का हम 76th रिपब्लिक डे मना रहे हैं, हम दिल्ली वासियों को साथ आकर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को मिलकर इस गणतंत्र के माध्यम से, इस लोकतंत्र के माध्यम से, अपने अधिकारों के माध्यम से आगे लेकर जाना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से पिछले 10 साल से दिल्ली ने इतना विकास देखा है, आने वाले सालों में भी सभी दिल्ली वासी एकजुट होकर दिल्ली को आगे लेके जाएंगे, दिल्ली के बच्चों को अच्छा भविष्य देंगे, दिल्ली की महिलाओं को सशक्त करेंगे, दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करेंगे। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। भारत माता की। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।